देखिए कल हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। हाँ, एडजस्टमेंट सारी हो गई कल ही। हाँ, अब हमें एक चीज़ रह गया था, दैट वाज जब मैंने पढ़ाया था जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ होती है उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और जो ये होते हैं ट्रेडिंग कंसर्न्स उनका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सर्विस सेक्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर तो हमने देखो ट्रेडिंग अकाउंट भी हमने पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमने पढ़ा और बैलेंस शीट भी हमने पढ़ा। अब क्या रह गया हमें? खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है ना, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स पूछना चाहूँगा। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट और ज़रूरी है ट्रेडिंग अकाउंट ही? अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग है, इनडायरेक्ट सब। एक्रूड इनकम्स। अच्छा वेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करना है कि माइनस करना है? ऐड करना है। अब है प्रीपेड एक्सपेंसेस, उनको ऐड करना है कि माइनस? कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट में क्या करना है? एज करंट एसेट दिखाना है। और कहाँ पर दिखाओगे? यस, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या वहाँ क्या करना है? वहाँ पर लेस करना है। एक्रूड इनकम्स, यस, ऐड करना होता है। और कहाँ पर आएगा? वहाँ पर तो आपने ऐड किया है, बाद में कहाँ दिखाओगे? एज एसेट। ओके, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी है। और कंसर्न्ड इनकम को क्या करोगे? यस, क्या करेंगे? माइनस। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इनको थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना अच्छे से। नाउ आज का जो है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? जिनका कंसर्न होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना, ऐसे बिजनेस हाउसेस जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। किस लिए? सो दैट दे कैन कैलकुलेट और दे कैन नो द कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल। जो उन्होंने गुड्स तैयार किए हैं उन गुड्स को तैयार करने में हमें कितना कॉस्ट आया है, हमें कितना खर्चा लगा है, वो कॉस्ट जानने के लिए उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या करना होता है? प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लेकिन अगर देखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं? वहां पर हम देखते हैं रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। जो आप गुड्स को खरीदते हो और जो आप गुड्स को बेचते हो उसका रिजल्ट आप जानते हो कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रहेगा यहाँ पर हम क्या देखेंगे? जो हमने अपनी फैक्ट्री में गुड्स को मैन्युफैक्चर किया है उन गुड्स को तैयार करने में हमें कितना खर्चा आया है वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। किससे करते हैं? देखो ग्रॉस प्रॉफिट का पर्पस क्या था? सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, मैंने आंसर ही बताया। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट। इन द सेम वे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है इसका पर्पस रहेगा टू नो द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जो हमें गुड्स बेचने हैं, जो हमने गुड्स तैयार किए हैं, उन गुड्स को तैयार करने में हमें कितना खर्चा लगा है वो आपको कहाँ से पता चलता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। ठीक है, लेकिन याद रहे यहाँ पर जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ना, सेम आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वही है, बस थोड़ी सी फर्क है। वो कहाँ पर है? देखिए आपके पास जो स्टॉक होता है, आपके पास जो स्टॉक होता है इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। यूजुअली जब फैक्ट्री में आपको स्टॉक होता है वो 3 तरह का हो सकता है। क्या क्या स्टॉक हमें हो सकता है? इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी वर्क इन प्रोग्रेस, इट कैन बी फिनिश्ड स्टॉक, इट कैन बी फिनिश्ड स्टॉक। ये 3 होते हैं। रॉ मटेरियल वो स्टॉक आपके पास होता है जिस पे अभी कोई भी काम नहीं हो चुका है, कुछ भी उस पर आपने काम नहीं किया, सिंपली वो रॉ फॉर्म है, आपने लाया वो ऐसे ही है, अभी उस पर कोई काम नहीं आपने किया, दैट इज रॉ मटेरियल। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग वर्क इन प्रोग्रेस।
वर्क इन प्रोग्रेस वो स्टॉक होता है जिस पे कुछ काम हो चुका है और कुछ बाकी है अभी। मान लीजिए 30-40% काम हो चुका है इस पे, लेकिन अभी बाकी ना अभी नहीं हुआ है। सच काइंड ऑफ स्टॉक इज नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस। द लास्ट वन इज फिनिश्ड स्टॉक विच इज अवेलेबल फॉर सेल, जो बेचने के लिए, जो आपने तैयार किया है गुड्स को, आप उनको बेच सकते हो। आप उन पे सारा काम हो चुका है, वो तैयार है बेचने के लिए, उसको हम बोलते हैं फिनिश्ड स्टॉक। क्या बोलते हैं? तो रा क्या होता है? उस पर कोई काम नहीं हुआ होता है। वर्क इन प्रोग्रेस पे आधा काम हो चुका होता है और आधा बकाया होता है अभी। और जो फिनिश्ड होता है ये तैयार हो चुका होता है प्रोडक्ट, ये बेचने के लिए तैयार होता है। तो जब आप अभी बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वही आइटम्स आ जाएंगे वापस। बस फर्क इतनी सी रहेगी, जब आप वहां पर ओपनिंग स्टॉक दिखाओगे, आप ओपनिंग स्टॉक में खाली रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस दिखाओगे। फिनिश्ड स्टॉक आप वहां पर नहीं दिखाओगे। फिनिश्ड स्टॉक कहां पर दिखाना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पर दिखाना है? और जब आप यहां से क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे तो वहां पर आप दिखाओगे यही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बाकी जो आइटम्स आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए वही आइटम्स यहां पर वापस आ जाएंगे। जितने भी आइटम्स आपने वहां शो किए वो सारे के सारे आइटम्स यहां पर आएंगे। लेकिन वहां पर आप डायरेक्टली लेते थे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर ऐसा नहीं लेंगे, यहां पर ओपनिंग स्टॉक लेंगे लेकिन दो तरह का, या रॉ मटेरियल का भी और वर्क इन प्रोग्रेस का भी। जब क्लोजिंग स्टॉक लेंगे तो वो हम लेंगे क्या? वो हम लेंगे रॉ मटेरियल का भी और लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का भी। वर्क इन प्रोग्रेस का भी। देखिए, जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ये आपका इनकम साइड था, ये आपका एक्सपेंस साइड था। अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तो क्या निकलता था? हमें ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलता था? अगर यही ज्यादा ये कम तो क्या निकलता था? इज दिस क्लियर? शाबाश। अब जो आज आप बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्या बनाओगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसमें हमेशा ये बात याद रखेंगे, इसमें यही वाला साइड बड़ा रहेगा हमेशा, क्योंकि यहां पर मुझे मकसद प्रॉफिट या लॉस जानना नहीं है। यहां पर मेरा मकसद ये है जो मैंने ये प्रोडक्ट तैयार किया ना, ये कितने में मुझे तैयार हुआ है। जितने भी टोटल में मैंने प्रोडक्ट्स तैयार किए वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स मुझे कितने में तैयार हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो जो आपको जब इस साइड से टोटल करोगे, यहां से कुछ आइटम्स होंगे वो माइनस करेंगे, जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आपको निकलेगी। मान के चलिए दिस साइड इज 1 लाख, दिस साइड इज 20,000, तो इधर कम कितना है? ये जो 80,000 आपको यहां से कम पड़ेगा ना, दिस विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जितने भी गुड्स आपने तैयार किए इस साल में, इस मंथ में, तो इन सब का कॉस्ट कितना है वो आपको वहां से पता चलेगा। फिर जब आप इसी बिजनेस का बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, इसी बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, तो ये जो यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपको निकला, ये आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में किस में, कहां से दिखाओगे? जो यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपको निकला, इसके बाद आप क्या बनाओगे? अपना ट्रेडिंग अकाउंट इसका, क्योंकि इसको भेजना है ना अब इनको। जब आप वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल यहां पर निकला, कहां पर दिखाओगे? वहां, यस, कहां से? सर हम इसको दिखाएंगे डेबिट साइड या एक्सपेंस साइड। जो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस साइड है, जो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 80,000 है, ये यहां पर आएगा। था समझ आया ये? ओके। ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो मैंने अभी कहा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब सर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहले क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस, वो समझ आया। नेक्स्ट वन इज रॉ मटेरियल लेकिन कंज्यूम्ड वाला। आप वो कैसे निकालेंगे वो फिगर? मेरे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था, ऑलरेडी कितना अवेलेबल था रॉ मटेरियल, और मैंने कितना खरीदा रॉ मटेरियल, दैट इज परचेज। इन दोनों को मिलाया, ऑलरेडी था 10,000 और मैंने लाया 1 लाख का, तो टोटल मेरे पास रॉ मटेरियल कितने का है? 1,10,000। अब जब देख रहा हूँ लास्ट में 20,000 का मटेरियल अभी मेरे पास ही है रॉ मटेरियल, तो मैंने खर्च कितना किया?
90,000, तो 90,000 विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूमर। सो वही है, टू रॉ मटेरियल कंज्यूमर। अगर इसको निकालना है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूमर। इसके बाद देखो रॉ मटेरियल तो आपने लिया, और क्या मैंने कहा, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस तो आपने लिया, और मैंने क्या कहा, रॉ मटेरियल वो भी तो आपने लिया। इसके बाद यहाँ पर ये क्या कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इसका लेस करेगा। अगर कुछ माल रह गया आपको, वो आप यहाँ पर माइनस करोगे इसी को। पहले ओपनिंग कितना था, ठीक है ना, ऐड आपने क्या किया, परचेज, लेस आपने क्या, रिटर्न में अपना कुछ वापस भेजा, और जो आपको रह गया क्लोजिंग, जो आपने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने रिटर्न नहीं, एग्जाम्पल में रिटर्न नहीं लिया था मैंने 1 लाख का रॉ मटेरियल आया, ऑलरेडी कितना था 10,000, टोटल कितना हुआ, तो मेरे पास रॉ मटेरियल 1,10,000 का है। अब क्या हुआ है, 5,000 का डिफेक्टिव निकला, तो क्या करूँगा, वो वापस भेजूंगा, तो कितना बचा 1,05,000। तो लास्ट में देख रहा हूँ 15,000 का मटेरियल अभी ऐसे ही पड़ा है, वो क्या होगा फिर, क्लोजिंग स्टॉक, वो माइनस होगा ना, तो बचा कितना फिर 90,000 विल बी शोन एज रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद वही आइटम जो मैंने बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं, कैरियज इन वर्ड, पावर, फ्यूल, इंपोर्ट ड्यूटी, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ ये डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, हायर चार्जेस ऑन स्पेशल मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड मीन्स एक्सपेंसेस। देखो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट मटेरियल, कलेक्टिवली इन सारे खर्चों को हम बोलते हैं ओवरहेड। जो इस खर्चे होते हैं ना, कलेक्टिवली इनको नाम दिया जाता है ओवरहेड। इसके बाद इतना ही है ना ये साइड, हाँ अब ये वाला साइड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कहा मैंने, सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप क्या को, हाँ जो रद्दी पड़ा होता है हमें घर पे, उसको जब हम बेचते हैं ना, उसको बोलते हैं स्क्रैप। तो अगर आपने कुछ स्क्रैप भेजा, वो तो आपके लिए इनकम बनेगी ना, वो हम यहाँ से दिखाते हैं। देखो यहाँ पर क्यों दिखाते हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे, मैंने यहाँ से दिखाया कि ये मेरा खर्चा है, लेकिन यहाँ से देखो क्या, बाद में जब देख रहा हूँ ना, खर्चा दिखा रहा हूँ 1 लाख, कुछ चीज़ें पड़ी थी ऐसी स्क्रैप, मैंने उनको बेचा 5,000 आया, अब मेरा खर्चा 1 लाख है, अब कितना है 95,000, इसीलिए ये 5,000 वहाँ से माइनस होता है। आया समझिए, स्क्रैप को इसीलिए माइनस किया जाता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली कॉस्ट निकालना है ना अपने प्रोडक्ट का। आपने दिखाया 1 लाख कॉस्ट, लेकिन आपको कुछ पड़ा था वहाँ पर माल, लास्ट में आपने ऐसे ही कुछ किसी को भेजा तो 5,000 आया उसको। यहाँ से दिखा रहे हो 1 लाख खर्चा, वो मत 1 लाख रहेगा, अब वो रहेगा 95,000। तो ऐसा मत है आपका कौशल साहब अच्छा में तो ऐसे लिखो 95,000, इसीलिए अगर इस साइड को कम करना है इस साइड लिखना होता है। आया समझिए, दैट इज वाई स्क्रैप यहाँ से आ जाएगा। तो लास्ट में क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे और ये 2 आइटम्स माइनस करेंगे, जो रह जाएगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद आप वैसे ही बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट जैसे आप बनाते थे, ठीक है। हाँ सो दिस, ये खाली वो बिजनेस हाउस को बनाना है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जिनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। जिनका ट्रेडिंग का बिजनेस होगा उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना है, उनको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जिनका सर्विस का बिजनेस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है इतना। तो ये थे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स एंड विदाउट एडजस्टमेंट। किसी को कोई क्वेश्चन, हाँ शाबाश, अगर बहुत सारे तो 1-2 बताओ फिर। हाँ अब हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, दैट विल बी सिंगल एंट्री सिस्टम, शायद आपके सिलेबस में है सिंगल एंट्री सिस्टम। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, दैट इज़ वाई मैंने इधर इसको रखा। आज टाइम इसको कम ही लगेगा इसलिए। सिंगल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम बोलो, या इसका और एक नाम है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं।
एक तो आप सबको पता ही होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, पता है ना, वो कुछ नाम सुना है उसका? वो क्वेश्चन इससे बन सकता है। दूसरा इससे क्वेश्चन बन सकता है हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, आप ख्याल रखोगे इन दो चीज़ों का। मैं बहुत सारी दलील सुनाऊंगा इसके बारे में अभी, लेकिन जो आपको खास कर याद रखना है दैट इज सेना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है और इस बिजनेस में प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको आपको ख्याल रखना है। सबसे पहली बात अगर देखेंगे हम, अभी तक जो मैं अकाउंटिंग आपको पढ़ाई है, पहले दिन से लेकर आज तक जो मैंने अकाउंटिंग पढ़ाई है, इट वाज डबल एंट्री सिस्टम। इट वाज डबल एंट्री सिस्टम। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग मैकेनिज्म जो है, वी आर हैविंग 3 मैकेनिज्म्स। वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नंबर सेकंड इज डबल एंट्री सिस्टम एंड नंबर थर्ड इज इंडियन सिस्टम। इसका और एक नाम है देसी सिस्टम भी, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने वो यूज़ की थी टर्म बहीज, बही खाता कश्मीरी में हम बोलते हैं। तो जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बोलते हैं बहीज। क्या बोलते हैं? बहीज। और कश्मीर में हम बोलते हैं बही खाता। क्या बोलते हैं? और जो ये जो इंडियन सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता था रीजनल लैंग्वेज में। कश्मीर के लोग कश्मीरी लैंग्वेज में मेंटेन करते थे, पंजाब के लोग पंजाबी लैंग्वेज में करते थे, मराठ के लोग मराठी में करते थे, इस तरह से काम चलता था। लेकिन इसमें एक चीज़ था, इस इंडियन सिस्टम में, ये अपने आप में मुकम्मल सिस्टम था। ये अपने आप में मुकम्मल सिस्टम था। उसके बाद था हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से निकला हमें? ये निकला हमें एक कंसेप्ट से। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है हमें? आपके बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगी, हर किसी ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स हैं? 2 एस्पेक्ट्स हैं। और वो दोनों एस्पेक्ट्स क्या है? डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। इन अदर वर्ड्स रिसीविंग एस्पेक्ट एंड गिविंग एस्पेक्ट, ठीक है ना। ये दो एस्पेक्ट्स है हर किसी ट्रांजैक्शन के। और एक खास बात जो इसमें है, जो इसमें थी डबल एंट्री सिस्टम में, दैट वाज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं डबल एंट्री सिस्टम में। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, बताइए। यस, जिस साल जो खर्चा हुआ है उसको उसी साल रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। ओके, एक सेकेंड, हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, एक सेकेंड, गाड़ी में बुक है वो इधर लाओ, मैं भूल गया उसको साथ में। पता है ना कहाँ पे? ओके, सो डबल एस्पेक्ट हमसे कहता है आपके बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगी, हर किसी ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स हैं? 2 है। डबल एस्पेक्ट है ना, 2, गिविंग एंड रिसीविंग, डेबिट और क्रेडिट। एक्रूअल, आपके बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगी, आप क्या करोगे? उसको उसी साल रिकॉर्ड करोगे। अब जो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, पता है ये कौन लोग करते हैं? जो हमारे गाँव में वो छोटे मोटे दुकानदार लोग बैठे होते हैं ना, शॉपकीपर्स, वही लोग इसको फॉलो करते हैं, शॉपकीपर्स। आप मुझे बताओ, क्या उनको अकाउंटिंग की नॉलेज है? क्या उनको अकाउंटिंग का उतना पता है? क्या वो उतना बिजनेस करते हैं वो अकाउंटेंट को हायर करते? हाँ, उनके पास उतनी इनकम नहीं है, उतनी नॉलेज उनको खुद को भी नहीं है कि वो एक अकाउंटेंट को हायर करते। इसलिए वो क्या करते हैं, ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ना, यहाँ पर ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहली बात आप याद रखोगे, ये सिस्टम जो है ना, दिस इज इनकम्प्लीट सिस्टम। ये इनकम्प्लीट सिस्टम है। यहां पर हर कोई शॉपकीपर अपने मन मर्जी से काम करेगा, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब बोलेगे सर चलो आप सिंगल एंट्री तो हैं, लेकिन सब लोग सेम फॉलो कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जैसे खुश होता है वो वैसे रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे गाँव, मुझे किसी गाँव में मेरी शॉप है, तो मुझे लगा खुद को, भाई मुझे खाली जो मुझे पैसा ओ करते हैं और जिनको मैं पैसा ओ करता हूँ, मुझे खाली उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो मैंने इतना ही रखा, डेटर्स और क्रेडिटर्स का मैंने हिसाब रखा, या सिंपल टर्म्स में कह सकता हूँ, मैंने पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्ड रखा खाली। बात समझ आ रही है ना? तो मुझे खुद को लगा इतना ही ज़रूरी है। लेकिन इसका भी कहीं पे शॉप है, इसको लगा नहीं चलो डेटर क्रेडिटर तो सही है, मैं कैश का भी हिसाब रखूँगी, मैं कैश का भी हिसाब रखूँगी। तो इस तरह से इसको अपनी मर्जी है ये। लेकिन इसका बिजनेस इससे भी बड़ा है। इसने बोला चलो पर्सनल भी मेंटेन करूँगी,
कैश बुक भी मेंटेन करूँगी, एक दो सब्सिडरी बुक्स भी बनाऊँगी, परचेज या सेल, परचेज और सेल ज़्यादा होती है मेरे बिजनेस में, इसको भी मैं मेंटेन करती हूँ। तो कलेक्टिवली ये तीनों सिस्टम जो है ना, इन तीनों सिस्टम्स को हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ये जो तीनों सिस्टम्स है ना, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा शॉपकीपर होता है, जो हमारा बिजनेसमैन होता है, इसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होती है, इसको कुछ भी नहीं पता होता है अकाउंटिंग के बारे में, और लेकिन बिजनेस में इसको ठीक ठाक महारत होती है, बिजनेस से अच्छे से कर सकता है। लेकिन अब क्या है, अब ये हिसाब नहीं रखता, ये खाली क्या रखता है, इसको जरूरत भी नहीं है ना, ये बोल रहा है भाई बिजनेस मेरा है, मैं ही कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। हाँ, ये क्यों हिसाब रख रहा है अब डेटर्स और क्रेडिटर्स का, इसलिए रख रहा है, अरे भाई ये मुझे पैसे वो करते हैं, मुझे याद नहीं रहेगा ना इतना, तो इसलिए लिख के रखता है ये। अगर आपने देखा होगा उनके पास वो 10-20 रुपए की नोटबुक होती है, दिन भर जो भी होता है ना, उस नोटबुक को ऐसे वो करते हैं, मान लीजिए एक पेज है, इसको ऐसे करते हैं, पहले ये लाइन जब फुल हो जाएगी फिर इसमें आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट पेज को भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इनको क्या है, हाँ शाम को जब ये घर जाएंगे ना, इनके पास एक लेजर बुक होती है, ये अलग अलग हर किसी का रिकॉर्ड रखते हैं। क्योंकि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये इसलिए इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रखते हैं क्योंकि कल को मैं बोल भी सकता हूँ, याद नहीं रहेगा मुझे, ठीक है ना, इसलिए रिकॉर्ड रखता है डेटर्स और क्रेडिटर्स का। या अब अगर इससे बड़ा कोई बिजनेस है, इसने बोला नहीं मुझे कैश का हिसाब रखना चाहिए, मैं तरह फिक्री कैश में गसान थी कुछ गसान, बात समझ आ रही है ना, इसको कैश का, ये कह रहा है कि मुझे कैश का भी हिसाब रखना चाहिए, तो क्योंकि कैश के चोरी होने का ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है ना, एम्बेजलमेंट ज़्यादा कैश की होती है, ठीक है ना, इसलिए ये कैश का भी हिसाब रखना चाहता है, मैं ये देखूं मेरे पास किसी भी टाइम पे कैश कितना है या कैश कितना गया मेरे बिजनेस, इसका भी ये ख्याल रखना चाहता है। और कभी कभार अगर इससे भी बड़ा होगा, होलसेलर कोई लेंगे हम अपने गाँव का, तो वो क्या करेगा, परचेज के लिए भी रिकॉर्ड रखता है वो, और सेल्स के लिए भी कुछ रिकॉर्ड रखता है। लेकिन जब परचेज का रिकॉर्ड रखेगा, फॉर एग्जाम्पल परचेजर गुड्स फ्रॉम इमरान, एंट्री क्या होगी, एज पर डबल एंट्री, एज पर डबल एंट्री सिस्टम एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट इमरान अकाउंट, ये है कौन, डबल एंट्री। लेकिन ये जब रिकॉर्ड करेगा, नो डाउट इसने सब्सिडरी बुक मेंटेन की, लेकिन ये जब इसको रिकॉर्ड करेगा ना, ये कैसे रिकॉर्ड करेगा इसको, ये सिंपली लिखेगा परचेज, क्या लिखेगा, ये सिंपली लिखेगा परचेज। इसने दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया नहीं, इसको जो खुद को चाहे, जो इसको खुद की मर्जी है, ये बस उतना ही रिकॉर्ड रखेगा। तो इसीलिए हमने इस सिस्टम को नाम दिया है इनकम्प्लीट सिस्टम। क्या कहा हमने इसको, क्योंकि ये दोनों एस्पेक्ट्स ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड। ओके, दूसरी बात, इसको आप कहते हो शायद आपकी सिलेबस में हेडिंग है कैश बेस्ड सिंगल एंट्री, ऐसा ही कुछ है, हाँ कैश बेस्ड। इसका नाम देखो, अभी मैंने बोला सिंगल एंट्री क्यों है, अब इसका नाम क्यों पड़ा कैश बेस्ड सिंगल एंट्री। ये खाली देखो, मैंने यहां पर जानबूझ के एक्रूवल लिखा। एक्रूवल हमें क्या कहते हैं, अगर आपको कोई खर्चा इस साल हुआ है उसको इसी साल रिकॉर्ड करो, आपने पे किया है नहीं किया आप मत देखो, वो जितना पे किया उसको भी रिकॉर्ड करो, और जितना पे नहीं किया उसको भी रिकॉर्ड करो। ये कौन हमें कहता है, एक्रूवल। लेकिन ये जो शॉपकीपर हमारा है ना, ये जो नकद इसने लिया ना, अगर ये कैश बुक मेंटेन नहीं करता होगा, ये वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये सिंपली रिकॉर्ड करेगा, हाँ ये दायर में 10 सास, इधर में 5 सास, इधर में 4 सास, ये इतना ही रिकॉर्ड करेगा। ये उन चीज़ों का ये ख्याल नहीं रखेगा, ये सिर्फ उतना ही रखेगा। देखो वरना मैं इसको ओ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 20,000, या मैंने गुड्स भेजे, मेरे गुड्स नकद भेजे 10,000 के, मैंने गुड्स भेजे, मेरे पास कैश आया। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं अभी जब टाइप्स पढ़ाऊंगा, मैंने आपको अभी बोला मैं खाली पर्सनल अकाउंट बनाऊंगा, फिर मैंने बोला ये पर्सनल अकाउंट भी बनाएगी, कैश बुक भी बनाएगी, फिर मैंने कहा ये पर्सनल भी बनाएगी, कैश भी बनाएगी, सब्सिडरी बुक भी बनाएगी। ये टाइप्स है इसके बाद में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं खाली पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ, मैं कुछ दायरित बकेमिजदार, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको गुड्स भेजे नकद, तो मैं खाली क्या मेंटेन कर रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट। मैं इसका खाली कितना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितना इसने उधार लिया होगा, 10,000 के गुड्स इसने लिए, 4,000 दिए, बकाया कितना है, तो मैं खाली 6,000 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात समझ आ रही ना। अच्छा, अब मुझे खर्चा हुआ कुछ बिजनेस में, जब कैश बुक की बात आएगी, कैश क्यों नाम पड़ा इसका, खर्चे की बात आई, 10,000 मेरा खर्चा है, मैंने कितना पे किया, फॉर एग्जाम्पल मैं कैश बुक मेंटेन कर रहा हूँ खाली, क्योंकि ये मेंटेन किया जाता है एज पर योर कन्वीनियंस, जो आपको सही लगे खुद को, जिसमें आपको आसाइश मिलेगी, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा, आप वही करते हो। तो मुझे लगा भाई कैश का हिसाब रखूँगा खाली, मैंने क्या किया, मुझे खर्चा है 20,000, मैंने पे किया 15,000, 5,000 मत पे किया अभी, तो मैंने खाली कैश बुक में यही 15,000 रिकॉर्ड किया।
5,000 एज पर एक्रूवल, वो भी रिकॉर्ड करना होता है ना, लेकिन ये उसको रिकॉर्ड ही नहीं करता, ये बोलता है बाद में देखेंगे, जब वो पे करेंगे तब देखेंगे। दैट इज वाई दिस सिस्टम इज नोन एज कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी। अब अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे, इसको एग्जैक्टली हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं वजूद में। इसको हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा सिस्टम एग्जिस्टेंस में ही नहीं है कहीं, ऐसा कोई रूल ही नहीं है जहां पर हम इसको बोलते हैं कि भाई इसको ये लिखते हैं वो लिखते हैं। तो अब अगर हम चाहेंगे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, अभी लिखना नहीं, मैं लिखवाऊंगा अभी। हम ये कह सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है वेयर डुअल एस्पेक्ट या वेयर डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट फॉलोड। सिंपली वो सिस्टम जहां पर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है, उस वाले सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। हाँ, याद रखेंगे जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, ये अनसिस्टमैटिक सिस्टम है, अनसाइंटिफिक सिस्टम है। ये अनसाइंटिफिक है, अनसिस्टमैटिक है, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स बनाए गए वो वायलेट किए जाते हैं, वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक ये इसलिए अनसिस्टमैटिक है। मुझे खुश हुआ पर्सनल, कौन है इतने फ़ोन कर रहा है, एक सेकंड सॉरी। हाँ हेलो, ओके बस ट्रैफिक वाले गाड़ी अपने को लोग कोई गाड़ी चलाता है वहाँ पे। अब देखो वहाँ पे कोई बंदा है, गाड़ी हटानी, वहाँ पे ट्रैफिक वाले हैं। मैं नहीं उठा रहा था इंतजाम नहीं गाड़ी, उसको बोल गाड़ी की साइड पे रहे। चलते ऐसे मैं चालान करूँ यार, छोड़ो अभी तो मैसेज नहीं आए तो, लेकिन किया होगा। इधर पार्किंग ही नहीं कहीं पे। आप लिखिए अब ये क्या होता है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री इज अ मेथड, सिंगल एंट्री इज अ मेथड लिखा, इट इज अ मेथड और वैरायटी ऑफ मेथड्स, इट इज अ मेथड और वैरायटी ऑफ मेथड्स, variety of methods employed for the recording of transactions, employed for the recording। आपको आती है गाड़ी चलानी? चलो आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको मैं हेल्प करूंगा, फिर साइड में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? अब इसी को फिर अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि इधर लाइव चल रहा है ना, इसीलिए मसला है, वरना खुद ही जाता है। ओके, variety of methods employed for the recording of transactions, employed for the recording of transactions, employed for the recording of transactions, which ignores the twofold aspect, which ignores the twofold aspect, twofold aspect, and consequently fails to provide the businessman with the information necessary for him to be able to ascertain the position, to provide the businessman with the information necessary for him to be able to ascertain the position। ओके, ओ और लिखिए, अब ओ और नीचे लिखिए फिर से। सिंगल एंट्री मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, सिंगल
single entry method of recording the transaction is an incomplete comma inaccurate comma unscientific and unsystematic style of maintaining the accounts. लिखा? ओके। अब आप लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ और यू कैन से फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. Number 1, pure single entry system. Next one, simple single entry system. Simple single entry system. The third one will be quasi single entry system. Quasi बनतो से क्या quasi बनतो? Single entry system. लिखा? अब देखिए वन बाय वन इनको देखते हैं. जो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ना, जो ये वाला फॉर्म अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में, वो क्या करते हैं? अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम. तो जो आपका प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें क्या किया जाता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है? पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है. जो आपका सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम है, अब इसमें क्या किया जाएगा? एक तो इसमें पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, इसमें पर्सनल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, और इसमें कैश बुक भी मेंटेन किया जाता है. मैंने कहा कैश बुक, इतने तो जहन में ख्याल ही वो वाला कैश बुक जो हमने पढ़ा, तो फिर तो डबल एंट्री हुआ वो. हाँ, इनका कैश बुक कैसे होता है वो मैं अभी बोलूँगा. तो जो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक. अब जो लास्ट वन है वहां पर क्या किया जाता है? एक तो पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक भी, या कैश अकाउंट आप बोलिए. यस, कैश लिख सकते हैं, कैश अकाउंट लिख सकते हैं, कैश बुक लिख सकते हैं. और सम सब्सिडरी बुक्स लाइक परचेज बुक और सेल्स बुक. ये हैं 3 टाइप्स इसके. मैंने बोला जो हमारा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इसके टाइप्स या इसके मोड्स आप बताइए वो कितने हैं? वो 3 है. प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम एक है, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम दूसरा है, तीसरा है क्वाजी सिंगल एंट्री सिस्टम. अब जो पहला है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है. खाली ये कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? पर्सनल. जो मैंने एग्जांपल दी, जो मेरा शॉप है वहां पर गांव में, मैं क्या करता हूं? खाली मैं पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करता हूं. पर्सनल हियर मीन्स डेटर्स एंड क्रेडिटर्स.
जो मैंने यहाँ पर पर्सनल लिखा, इट मीन्स मैं सिर्फ और सिर्फ हिसाब रखूंगा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का हिसाब रखा जाएगा इस वाले सिस्टम में। लेकिन याद रखेंगे ये वाला सिस्टम खाली कागजों पे है, प्रैक्टिकली कहीं पर है नहीं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें एक तो पर्सनल अकाउंट्स भी आप मेंटेन करोगे, पर्सनल मीन्स डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, और आप कैश बुक भी यहां पर मेंटेन करते हो। द नंबर थर्ड इज क्वाजी सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें आप पर्सनल अकाउंट भी मेंटेन करते हो, इसमें आप कैश बुक भी मेंटेन करते हो, इसमें आप सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करते हो। अब ये कैश बुक इनका कैसा होता है, देखिए ये ऐसा होता है, यहां पर डेट होता है इनका, नॉर्मली हम लिखते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इनकम, उसके बाद एक्सपेंस एंड इसके बाद बैलेंस। अभी कितना बचा है पैसा हमारे पास, ये इस तरह से बनाते हैं कैश बुक। ज़रूरी नहीं ये वाला, ये मैं दिखा रहा हूँ इनका कैसे होता है, डेट, डिस्क्रिप्शन, इनकम, एक्सपेंसेस, बैलेंस। मेरे पास 10,000 था बैलेंस, अब मैंने कुछ खरीदा 2,000 में, बैलेंस कितना रहेगा 8,000। मैंने किसी ने मुझे पैसे दिए 5,000 तो ऐड होगा वो इनकम में। ऐसा मुझे इस तरह से अपना कैश बुक बनाते हैं, वो वाला कैश बुक नहीं जो हमने पढ़ा है। अगर ये वैसा बनाते तब तो ये डबल एंट्री सिस्टम बन जाएगा, है ना। ये वो वाला कैश बुक मेंटेन नहीं करते, ये ऐसे कैश बुक को प्रिपेयर करते। तो ये समझ आया कितने टाइप्स हैं, 3। इसके बाद हम क्या देखेंगे, देखिए ये 3 मैंने इसलिए पहले बताए क्योंकि मुझे वरना कुछ फीचर्स बताने थे इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर समझना होता है उसके फीचर्स से उसको समझा जाता है। लेकिन जब मैं फीचर्स पढ़ाऊंगा तो इसके भी कुछ फीचर्स होंगे, इसके भी कुछ हो सकते हैं और इसके भी कुछ हो सकते हैं। इसलिए जो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे दैट विल बी फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। सेल्फ अंडरस्टूड होंगे, बोलना है कुछ इसके बारे में। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, खाली पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। किस वाले सिस्टम में, अभी आपने देखा प्योर में, है ना। तो पहला फीचर आप लिखिए मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। नंबर 2 फीचर मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। थैंक यू सो मच। कहाँ, ये गली ही बंद हो जाएगी, उधर जगह है साइड में, नहीं वो जगह ही नहीं। नहीं वो इधर नहीं आएगी, अंदर नहीं आएगी, वो मैं अंदर नहीं आई, थोड़ी बड़ी है ना। ओके, नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक लिखा, क्या ये समझाना है। अभी हमने पढ़ा कि एक दूसरा सिस्टम सिंपल, वहां पर कैश बुक भी मेंटेन होता है। नंबर 3 डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वोचर्स, आपको बाद में पढ़ाऊंगा फिर से। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वोचर्स, फेस टू फेस को जा ऑनलाइन है। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वोचर्स वो क्या होता है, देखिए अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है हमें, जर्नल से, लेजर से, ट्रायल बैलेंस से, ट्रेडिंग अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से, कहां से, जो आपको